देखिए, बुनियादी तौर पर तुमको ये देखना पड़ेगा ना कि अब न्यू फॉर्म लीवरेज जो मिली है उसको बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। जब भी आप जैसे मैंने कहा ना, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है जो जंग होती है, बट मिलिट्री मीन्स के जरिए हो सकती है। जब आप मिलिट्री मीन्स से एक डिप्लोमेसी को फेवरेबल ले देते हैं पोजीशन, तो फिर आपने एंड में मुज़ाकरात को अपने फेवर में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन अगर आप मिस टाइम कर लें, अंडर एस्टिमेट कर दें और एग्जैजरेटेड स्ट्रेंथ समझें अपने लिए, या दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करें, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बाज़ दफा लूज हो जाती है। आप लेडर ऑफ एस्केलेशन पे इतना जंग ऊपर ले जाते हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तो इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि ईरान, जो आप भी कह रहे थे शुरू में, कि वैल्यू ऐड करके उसको अपने लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वैल्यू में कन्वर्ट करे। लेकिन शायद ईरानी लीडरशिप के ज़हन में ये है कि इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट पिछले शायद 50 साल में कोई नहीं आया, जो 2 दफा ईरान के साथ जिसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट किया, वो टेक होम रिजल्ट नहीं मिला। आने वाले इलेक्शन में उसकी एक मजबूरियां हैं अपनी, उसके पूरी दुनिया के अंदर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से कि वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा देखने के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए मुश्किलात हैं जरूर, लेकिन वो अभी भी सुपर पावर है। ये ईरान को रियलाइज करना पड़ेगा। ईरान क्या उम्मीद कर रहा है? जी 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 जी, ईरान क्या उम्मीद कर रहा है कि क्या इस वक्त तो हर दो तरफ कहा जा रहा है कि शायद ईरान जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, MOU आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, बस जो सालिस थे उनसे क्या तवक्कुआत हैं? क्या वो एक पोजीशन लें कि जिसमें ये बताया जाए कि इस MOU को आगे बढ़ाने में नाकामी अगर हुई है तो इसमें किस फरीक का ज़्यादा किरदार है? इस हवाले से कोई ईरानी क़यादत सोच रखती है कि इस हवाले से कम सालिस को इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दे? देखिए, इसमें आप थोड़ा सा माजी में अगर चले जाए ना, जैसे आलमी एटमी मुआहदे के अंदर 5+1 कंट्रीज थे, और ट्रंप के आने के बाद उससे जब अमेरिका निकल गया तो इतने 2 सुपर पावर्स उसके अंदर थी, और वीटो पावर रखने वाले ममालिक उसमें शामिल थे। किसी ने क्या कर दिया? क्या इतने बड़े मुआहदे को उन्होंने दोबारा इस काबिल छोड़ा कि वो दोबारा जो है वो नाफिज हो सके? तो मैं समझता हूँ कि जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत हो कि जो ये कहते हैं कि भाई हम तो जंगल के शेर हैं, चाहे हम अंडे दें चाहे बच्चे दें, तो उसमें मीडिएटर का क्या रोल बन सकता है, फैसिलिटेटर का क्या रोल बन सकता है? वो बुनियादी तौर पर डिक्टेट करने के आदी हैं, और वही उनके जहन में वही माइंड सेट है। तो इसलिए ईरानी मीडिया में भी जो चीजें आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा है कि जो मीडिएटर हैं वो कोई पावरफुल नहीं है। वो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन ना ऑर्डर कर सकते हैं ना एतराज कर सकते हैं। तो इस तनाजुर में माजी के तजुर्बात की रोशनी में और मौजूदा जो ममालिक की आपस के ताल्लुकात की नोयत है, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई मीडिएटर भी कोई बड़ा रोल प्ले कर सके, कि वो प्रेशर क्रिएट कर सके। हाँ, ये है कि अगर अरब ममालिक, पाकिस्तान, इस्लामी ममालिक मिल के कोई एक नैरेटिव बना लें और उस नैरेटिव को पब्लिक ओपिनियन के साथ एक अच्छी पोजीशन बन जाए, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बने। वरना तो मीडिएटर, आप हम सब जानते हैं कि ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऑर्डर या कम से कम जो है वो अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते, कमांड नहीं दे सकते, इसमें कोई कमांड नहीं दे सकते। जी जी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा इस वक्त तो, जी 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 बताइए, अपना फिक्र मुकम्मल कीजिए। जी, मैं यहाँ के मीडिया के उन्वान से जो अर्ज कर रहा था वो कुछ ज्यादा अपने मीडिएटर से उनसे पुरुमीद नजर नहीं आ रहा। लिहाजा जब तवक्कुआत ही नहीं है तो फिर कोई ख्वाहिशात भी साथ नहीं होती कि वो किसी से ख्वाहिश करें कि आप जो है ये करें वो करें। तो वो इसी हालत में भी सबको कबूल कर रहे हैं, चल जिसने जितना काम किया उसका भी शुक्रिया है। अच्छा, आप कुछ एक सवाल में, क्योंकि आप तेहरान में बैठे हैं और इस वक्त ईरान के तूल अर्ज़ में गोया के हमले हो रहे हैं अमरीकी, उनकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ी है और उससे जो आम शहरी हैं वो किस कदर मुतासर हो रहे हैं? फिर एक होता है कि इतनी तवील अब जंग होगी तो अवामी इस्तराब भी नज़र आता है थोड़ा बहुत तो को, क्योंकि जो रहबर का स्टेटमेंट आई है जिसमें लोगों से भी कहा गया है कि वो मुत्तहिद रहें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, तो वहाँ पे कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस तो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि अब तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एक तो ये जो जुलूस जनाजा और जनाजे की तकरीबात थी ये इतने भरपूर अंदाज से हुई हैं। एक तो इससे अवाम का मुराद बहुत अप है और वो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत और अवाम और सब कुछ एक हैं, एक ही पेज पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो
اس وجہ سے ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے وہ بارڈر ایریا پہ حملے کر رہا ہے. اس کی ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا تپش جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر محسوس نہیں ہو رہی. وہ وہیں پہ اہواز ہے, بندر عباس ہے, یہ بہت دور دراز علاقے ہیں. تہران سے کم از کم 1500-1600 کلومیٹر دور کے اس پہ ہیں, اور اسی مخصوص ایریا کے اندر ہی یہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں کی عوام ناخواستہ جنگ میں اس کو اکیلا گیا ہے, تو وہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی سمجھتی ہیں. اس کے سامنے کوئی آپشنز اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ سرنڈر کر لیں, اور جو امریکہ کہتا ہے, جو یہ 47 سال تک یہ برداشت کرتے رہے, اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم اس سے بدتر صورتحال کو قبول کر لیں یا پھر اپنے آپ کو میدان میں رکھیں اور جتنا مقابلہ ہو سکتا ہے کریں. تو اس لحاظ سے حکومت کو بھی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ عوام خود اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ مذاکرات کا راستہ انہوں نے دیکھ لیا ہے, اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. جتنے وعدے وعید کیے گئے تھے ان میں سے کسی پہ بھی ذرا برابر بھی جو ہے عمل نہیں ہوا. لہٰذا ایرانی عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب آپشن ہی جنگ ہو تو پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ایرانی عوام بھی اسی تناظر میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. پہلے سے بھی اسے ایک خدشات تھے, اور ان کی حکومت کے اندر بھی اسی طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے تھے کہ لمبی جنگ کے لیے تیار رہیں. اور اسی کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ جو حملے ہوئے ہیں اس پہ ظاہر ہے ایک نفرت اور ایک اظہار افسوس بھی کسی حد تک ہے کہ جب مذاکرات میں جا کے بھی یہی صورتحال ہے تو کاش اس جنگ کو جاری رکھتے اور مذاکرات کا یہ وقفہ ہی نہ ہوتا. کم از کم ہم کسی اپنے اس پوزیشن کو چینج کرنے یا بدنام نہ ہوتے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے. کیونکہ بعض حلقوں کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ایران نے اس مسئلے میں جلدی کیا ہے, اسے مذاکرات کی میز پہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو وہ ایک عنصر بھی ہے کہ جو اپنے طور پہ یہاں پہ اس وقت مؤثر ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی, تہران سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, ایک طرف ایران کے انقلابی گارڈز نے اس جنگ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے, تو دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سینٹ کام کو پوری طاقت کے ساتھ ایران پر حملے کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور اس دوران عالمی برادری کیا کردار ادا کرتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اس جنگ کے پاکستان میں جو اثرات ہیں بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, اب حکومت وقت نے روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا اعلان کیا ہے, جس کو بہرحال پیٹرول پمپس ایسوسیشنز اور دیگر مختلف تنظیموں نے ویلکم نہیں کیا. رادر حکومت وقت سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ واپس لیا جائے ورنہ پھر ملک گیر ہڑتال ہوگی. ایک وقفے کے بعد اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں.